हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू डिलीवा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर जारी हुआ है, सीबीएसई ने जारी किया उसका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। हमने सेक्शन ए का सॉल्यूशन ऑलरेडी जो चैनल पर डाल दिया, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। और आज हम लोग सेक्शन बी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड HCF इज 81 देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। यानी दो नंबर है, उनका सम जो है ना वो 1215 है और उन दोनों नंबर का HCF जो है ना वो 81 है। यहाँ HCF मतलब क्या, उन दोनों नंबर में सबसे बड़ा कॉमन जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 81 ही है। तो 81 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पहला नंबर मिलेगा और किसी दूसरे से मल्टीप्लाई को दूसरा मिलेगा। हमको तो पता नहीं किससे मल्टीप्लाई करना, तो मान लेते हैं कि 81x पहला नंबर है और 81y दूसरा नंबर है। पहला नंबर हमारा 81 इंटू एक्स है और दूसरा 81 इंटू वाई है, और एक्स वाई आपस में से उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी तो 81 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 81x प्लस 81y, यही दो नंबर का सम जो है ना 1215 है। एक बात आप ध्यान रखो, दो नंबर का जो HCF होता है ना वही उन दोनों नंबर में सबसे बड़ा कॉमन होता है, इसीलिए मैंने ये लिखा है 81x पहला नंबर माना, दूसरा 81y। अब 81 यहाँ से आप क्या कर लो, फटाफट से कॉमन निकाल लो। तो x प्लस वाई इजकल टू 1215, यहाँ से आप x प्लस वाई निकालोगे तो आपको मिलेगा 1215 बाय 81। तो इसको कटाओगे 9 टाइम्स, ये 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 5 जा और ये 15 9 जा होता है। तो x प्लस वाई इजकल टू आपको मिला 15। यानी कि जिन दो नंबर का सम 15 होगा वो सारे पॉसिबल है। अब देखेंगे उनमें से कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ आसानी से, ताकि आपको समझ में आए ये बात क्या हो रहा है। मैं x क्या सब ले सकता हूँ और y क्या ले सकता हूँ, और x प्लस वाई तो 15 होना ही चाहिए। और उनमें पहले मैं सारा जो जो पॉसिबल वो सब लिख लेता हूँ पहले मैं, उसके बाद उनमें विचार करेंगे कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या ये हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक से स्टार्ट करेंगे, सारा लेंगे। 1 अगर मैंने लिया x तो यहाँ पर 14 लेना पड़ेगा, तभी होगा सम 15। ठीक है, मैंने 2 लिया तो यहाँ पर 13 लेना पड़ेगा, तभी तो सम होगा 15। फिर से ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। मैंने 3 लिया तो यहाँ पर मुझे 12 लेना पड़ेगा, तभी तो सम हो पाएगा 15। अगर मैंने 4 ले लिया तो यहाँ पर मुझे 11 लेना पड़ेगा, तभी तो 11 और 4 15 होता है। आगे बढ़ता हूँ, फिर 5 लिया मैंने तो यहाँ पर मुझे 10 लेना पड़ेगा, तभी तो 5 प्लस 10 15। अगर मैंने यहाँ 6 लिया तो मुझे यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 9, तभी तो सम होगा 15। ये जितना भी पॉसिबल है मैं सारा वो लिख रहा हूँ, फिर उस पर देखेंगे तो कौन संभव है और कौन नहीं है। अगर मैंने 7 लिया तो यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा मुझे, और ये हो जाएगा सम, उसका 15। अब मैं अगर यहाँ पर 8 लूँगा ना तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो फिर से रिपीट होने लगेगा ना, तो आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि फिर से वो रिपीट होने लगेगा ये सारा सारा, तो इससे आगे नहीं जाएंगे। अब इनमें देखते हैं कौन पॉसिबल और कौन पॉसिबल नहीं है। अब देखो 81x, तो x आपका 1 है, तो 81 इंटू 1, अगर x 1 डालोगे तो, और दूसरा y क्या बनेगा 81 इंटू 14। ठीक है, इन दोनों में देखो तो 81 ही मैक्सिमम कॉमन है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहता है ना वो 81 ही रहता है। यानी कि HCF तो 81 ही होल्ड कर रहा है, मतलब ये पेयर पॉसिबल है क्योंकि इनका HCF 81 रहना चाहिए। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन हो जाता और वो हाईएस्ट कॉमन होता तो 81 के साथ दोनों से मल्टीप्लाई होता, तो फिर वो 81 हाईएस्ट कॉमन रहता ही नहीं, उस केस में HCF बदल जाता। इसी वजह से वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं ना, इस वजह से 114 एक पेयर तो पॉसिबल मिला। अगर आप 2 और 13 को देखोगे तो 81 इंटू 2 एक नंबर और दूसरा 81 इंटू 13। अब देखो इनमें मैक्सिमम कॉमन जो है ना वो 81 ही है, मतलब HCF 81 है, मतलब पॉसिबल है। अब आप 3 और 12 पे आओ तो 81 इंटू 3 पहला बनेगा और इधर हो गया 81 इंटू 12। अब ध्यान से देखो 81 इंटू 3, 81 इंटू 12 में 3 कॉमन है क्या, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 81 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पर तो 81 इंटू 3 है ही। तो देखो जरा ध्यान से, इन दोनों नंबर में इतना कॉमन हो गया ना, तो जो मैक्सिमम कॉमन वही तो HCF होता है, मतलब HCF ये 81 नहीं रहने देगा, ये 81 इंटू 3 HCF बना देगा। लेकिन कहता तो है कि 81 ही HCF होना चाहिए, मतलब ये ऐसा इसलिए हो क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन था, यानी कोप्राइम नहीं था, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये 4 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैक्सिमम कॉमन 81 ही रह जाएगा, तो ये चलेगा। 5 10 देख लो फिर से 81 इंटू 5 81 इंटू 10 नंबर बनेगा ना, 10 में 5 कॉमन है तो HCF को 81 नहीं रहने देगा, तो ये तो गया, ये नहीं हो सकता।
फिर 6 और 9 दोनों में 3 कॉमन है, तो रहने देगा ये 81 HCF को। जैसे आप करो 81 इंटू 6, 81 इंटू 9, 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो HCF 81 नहीं रहेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 8 को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये चलेगा। तो कितने ऐसे पेयर मिले? 1 2 3 4, ऐसे 4 पॉसिबल पेयर है। कितने? 4 पॉसिबल पेयर है। 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो 21 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आप नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, इस ग्राफ में आपको जो एक ये 2 लाइन दिख रहा है और एक लाइन है x = 0, तो इन 3 लाइन से एक ट्रेंगल बन रहा है। उस ट्रेंगल का एरिया पूछ रहा है, बाकी ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो आप जरा ध्यान से देखो, x = 0 पहले मुझे पता कौन सा लाइन है। तो आप ये जानते हो y एक्सिस जो होता है ना, उस पर हमेशा x 0 होता है ना। y एक्सिस पर x चूंकि हमेशा 0 होता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया x = 0 वाला लाइन। तो ये जो y एक्सिस है ना, इस पर हमेशा x 0, इसका ही नाम है x = 0। तो ये लाइन हो गया x = 0 और ये 2 लाइन दे रखा है। तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल कौन है? यही तो ट्रायंगल है जो बन रहा है, ये DCA ACD ट्रायंगल के एरिया पूछा जा रहा है। तो अब जरा ध्यान दो, आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और लकीली यहाँ पर हमें बेस तो पता ही है, AD बेस होगा। तो आप मुझे बता सकते हो क्या AD का लेंथ कितना होगा? यहाँ देखो ये 4 है, 4 और ये -2, यहाँ तक तो 4 हुआ ना, और यहाँ तक 2, तो 4 और 2 6 हो गया इसका बेस। और ये भी निकालती है, चूंकि इसका कोऑर्डिनेट 2 2 है, तो ये इधर कितना होगा? ये 2, इधर भी ये 2 पर ही मिला, तो मुझे यही लेंथ में चाहिए। तो ये लेंथ देखो यहाँ से 2 मिल रहा है, तो ये बेस हो गया और ये उसका हो गया, सॉरी ये है एल्टीट्यूड जिसको हाइट कहते हैं, और ये हो गया बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हो गया AD और हाइट अगर मैं इस पॉइंट का नाम रख दूं M, तो CM हो जाएगा, CM। तो हाफ इंटू AD, तो आपको 6 मिला, और CM आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 6 स्क्वायर यूनिट। कितना एरिया मिला आपको? 6 स्क्वायर यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये 23 क्वेश्चन कहता है कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा आपको मैंने 2 दिया, तो आप मुझे इसका मान निकाल के बताओ। 10⁻20 अल्फा प्लस cot⁻20 अल्फा बराबर क्या होगा, ये बताओ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनेगा, जरा ध्यान से देखना। हमें क्या दे रखा है? tan अल्फा प्लस cot अल्फा = 2। आप ये बात जानते होगे, क्या जानते होगे? आप जानते हो कि cot अल्फा जो है ना वो 1/tan अल्फा होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। ये बराबर 2 दे रखा है। अब आप कर लो एलसीएम ले लो, तो tan अल्फा tan स्क्वायर अल्फा, मतलब इनको हम जोड़ जाड़ कर रहे हैं, प्लस 1 अपॉन नीचे tan अल्फा हुआ = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 + tan स्क्वायर अल्फा होगा = इधर हो गया 2 tan अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा 2 tan अल्फा को उठा के इधर लाओ, तो -2 tan अल्फा होगा, अब +1 = 0। अब जरा इसको ध्यान से देखो, क्या ये tan अल्फा का होल स्क्वायर है? क्या ये -2 इंटू tan अल्फा इंटू 1 इसको हम लिख सकते हैं? तब भी तो ये 2 tan अल्फा ही है। ये +1 को मैं +1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर 0। देखो जरा ध्यान से, a² - 2ab प्लस b² बन गया। ये a² - 2ab प्लस b² क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर, यानी tan अल्फा माइनस b 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? tan अल्फा -1, ये 0 ना, tan अल्फा -1 बराबर 0। तो tan अल्फा कितना मिल गया आपको? tan अल्फा = 1। तो tan अल्फा = 1 मिलने का मतलब हुआ, आप इसको लिखोगे tan 45 डिग्री ना, क्योंकि tan 1 जो होता है वो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से आपको अल्फा कितना मिला बताओ? अल्फा मिला आपको 45 डिग्री। बस पुट कर दो इसमें, बस पुट कर दो आप। नाउ 10⁻20 अल्फा प्लस cot⁻20 अल्फा। तो tan
इसी का मान चाहिए ना, इसमें पुट करते हैं अल्फा का मान जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री प्लस cot टू द पावर 20 45 डिग्री। आप ये जानते हो ना ये 10 45 डिग्री के पावर में 20 है, ये ना होता है इसका मतलब, प्लस cot 45 डिग्री पर 20 और दोनों का मान 1 होता है, दोनों का मान 1 पावर 20 प्लस 1 के पावर 20 1 होगा, ये भी 1 होगा। 1 पर कितना भी पावर दे दो 1 तो होता है, 1 प्लस 1 2 हुआ, इसका मान कितना हुआ 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हो गया सर। अब आप इसको नोट करो और हम लोग फर्दर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखो दोस्त 24 में क्या कह रहा है कि ये दो इक्वेशन दे रखा है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई बराबर क्या होगा। आप ये गलती कभी मत करना कि पहले x भी निकाल रहे हैं फिर y भी निकाल रहे हैं और तब जाकर के x प्लस वाई कर रहे हैं ना, ऐसा मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े स्पेशल रूप में डिजाइन किया गया। देखो कैसे, यहाँ 217, यहाँ भी 217, यहाँ 131, यहाँ भी 131 और ये तो जो भी है वहाँ पर। तो ज़रा ध्यान से आप सोचो जरा, अगर ये दोनों सेम ही है, इधर उल्टा पुल्टा, अगर मैं जोड़ता हूँ इन दोनों इक्वेशन को तो मुझे दोनों तरफ सेम मिलेगा। जैसे मैं उसको कॉमन निकालूंगा तो सिर्फ x और y बचेगा, तो मुझे x प्लस वाई डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, देखो 217x प्लस, देखते रहो बस, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। 913 और ये 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। बस जोड़ दो, बस जोड़ दो, 7 और 1 8, जोड़ने पर तो सीधा जुड़ जाएगा ना। और 3 और 1 4 2 1 3, 348x प्लस ये भी 348 ही होगा। आगे बढ़ो, 9 और 3 सॉरी 7 और 3 10 0 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 हो गया जो कैरी था, और 9 8 17। अब यहाँ से अच्छा यहाँ पर y छूटा, अब यहाँ से क्या करो 348 कॉमन निकाल लो। यही मैं कह रहा था, दोनों जगह सेम ही हुआ ना क्योंकि उल्टा पलटी लगा हुआ है। तो यहाँ से x बचा और प्लस ये भी निकल गया तो y बचा। देखो x प्लस y डायरेक्ट आ रहा है ना, और 1740। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई निकालोगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ? ये इधर डिवाइड में आएगा 348। देखो दिमाग लगा क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर 0 और 8 में 5 से मल्टीप्लाई होने पर मान लेते हो कि पूरा कट जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होने पर 0 होता है ना, 8 पंजे 40। तो एक बार ट्राई करते हैं 5 से, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24 कैरी 2, 5 3 जा 15 और कट गया पूरा 5 टाइम में, 5 टाइम में ये पूरा कट गया। तो x प्लस वाई का मान पूछा था उन्होंने, कितना निकला 5। कौन सा ऑप्शन हो गया, मार दो, ये ऑप्शन निकल गया। आगे बढ़ते 25 कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, 2 नंबर है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उनका एलसीएम वो नंबर भी दे देगा, p और q वो नंबर है, नहीं पहला नंबर p है दूसरा नंबर q है, इनका एलसीएम पूछ रहा दिया है उन्होंने कितना 221 दिया, और तब वैल्यू पूछ रहा है 3p माइनस क्यू का। एक बात सुनो, जब ये दोनों प्राइम हैं तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन होगा? वैसे भी जानते हो अगर मैं 5 और 7 का एलसीएम पूछूं क्या करो, किसी से लगेगा? सीधे कर दोगे मल्टीप्लाई, सीधे कर दोगे मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का जो एलसीएम हुआ होगा ना सीधा प्रोडक्ट हुआ होगा इनका, और वो दे रखा है 221। अब बस ढूंढ लो कि किन दो प्राइम को मल्टीप्लाई करने पर 221 होता है, उनमें से जो बड़ा होगा वो p होगा, जो छोटा होगा वो q, क्योंकि यहाँ पर कह दिया क्लियर कि p जो है ना बड़ा है और q छोटा है। तो 221 कैसे मिलेगा? एक बार ट्राई करते हैं, 11 और 13 करो, 13 1 जा और 13 1 जा ना, 11 13 से नहीं मिल रहा, 13 के बाद अगला कौन आता है 17, 13 17, एक बार ट्राई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लेते हैं। 17 3 जा 51 कैरी 5, 17 1 जा 17 और 5 मिल गया, यानी कि 13 और 17 है, जिसमें यही दो नंबर प्राइम, ये दोनों प्राइम भी है ना, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम ये 221 होगा, और दोनों प्राइम भी है। इनमें से जो बड़ा है वो p होगा, तो बड़ा तो 17 है, ये p हो गया, छोटा वाला q 13 होगा। हमसे पूछ रहा है 3p माइनस क्यू, बस निकाल दो 3p माइनस क्यू, क्या करोगे 3p के जगह पर रखोगे 17 माइनस q के जगह पर रखोगे 13, तो 17 3 जा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 51 माइनस 13 घटा लो, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38 हो गया। 38 क्या किसी ऑप्शन में है? यस सर 38 है, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लीजिए। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 26।
26 कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग और नॉर ए क्वीन। देखो टोटल कार्ड होते हैं कितने बताओ, 52, यानी हमारे सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 52 है सर, 52। टोटल किंग कितने होते हैं, ताश के गड्डी जानते होगे 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं। कह रहे कि ना ही किंग होना चाहिए अगर वो ताश निकाला जा रहा है, और ना ही क्वीन होना चाहिए। तो किंग होते हैं, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल। क्वीन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 8 कार्ड नहीं होना चाहिए। टोटल होते हैं 52, 8 नहीं होना चाहिए। तो कितने होने चाहिए, 52 में से 8 घटा लो, 50 में से और 6 चला गया, 44 में से कोई भी, यानी कि हमारे जो इवेंट है ना उसमें एलिमेंट की संख्या 44 चलेंगी। तो इस घटना के यानी कि ना ही किंग ना ही क्वीन आए, उसके लिए हमारे फेवर में 44 यानी 44 है ना, तो 44 नंबर है जो आ सकता है। 44 नंबर ऑफ कार्ड्स है, तो 44 जो हमारे फेवर में बटा टोटल 44/52। अब 4 से कटा लो, 4 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा। 13 4 जा 11/13 हो गया सर। प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 11/13। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और ये हो गया आपका 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब अचानक से दोनों को रोल करते हैं, वो लूडो खेलने वाला, समझते हो। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट यानी कम से कम तो एक बार आए, कम से कम एक बार है, मतलब अधिक से अधिक 2 बार भी आ सकता है। तो आप जानते हो कि जब भी 2 डाई को मैं रोल करूंगा तो टोटल हमारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनते हैं, 36। पढ़ा होगा सैंपल इसमें ऐसे ऐसे बनता है ना, ये देखो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे करके करोगे 2 1 पूरा आते जाएगा, फिर 6 ऐसे करते जाओगे, 5 3 1 बाकी 4 1 फिर 5 1 फिर 6 1, अब बाकी पूरा कर लो, खुद से ही समझ सकते हो। ऐसे कर करोगे तो कितने सैंपल एलिमेंट होंगे, 36। अब कह रहा है कि कम से कम 5 एक बार आए, तो कम से कम यानी कि वो इवेंट देखो कौन कौन होगा। एक बार 5 आए तो 1 5 हमारे फेवर में, फिर 2 5 फिर 3 5 फिर 4 5, लेकिन 5 वाला में तो कह रहा है कि एक बार आना चाहिए ना, तो 5 1 चलेगा, तो पूरा 5 1 5 2 5 3, समझ रहे हो क्या, 5 4 5 5 2 बार भी कह रहा है, कम से कम एक बार, तो अधिक से अधिक कम से कम, कहते मुझे कम से कम 10 रुपए चाहिए, इसका मतलब आप कम से कम 10 दो, ज्यादा जितना देना है। तो कम से कम एक बार 5 कराए ना, तो अधिक से अधिक 2 बार भी आ सकती है, यानी हमारे इवेंट में ये भी होगा। फिर 5 6 और एक लास्ट में 6 5, यही है ना हमारे इवेंट में, ये सब आएगा तब होगा। तो कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हुए, 11 हुए, 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, NE/NS जानते होगे, NE/NS होता है। तो NE कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट 11, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 36। जब 2 डाई को रोल करेंगे 36 टोटल पॉसिबिलिटी है, तो 11/36 को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कितने ऑप्शन हो गए, या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें कृपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, इफ 1 + sin स्क्वायर अल्फा इजकल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा है, तो आप क्या करो, cot अल्फा का वैल्यू निकालो, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। आप देखो हमें क्या दे रखा है, 1 + sin स्क्वायर अल्फा इजकल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा। बस आप क्या कर लो, इस 1 के जगह पे रख दो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यही करना है। क्यों, ये गारंटी है ना, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं 1 के जगह पे sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा भी रख सकता हूं, और ये प्लस sin स्क्वायर अल्फा है ही, इसको भी उठा के इधर लाओ, -3 sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, कि इसको उठा के इधर लाया तो माइनस हुआ, उधर 0। अब जरा ध्यान से देखो, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 2 sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसको लिखो फिर -3 sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। क्या समझ रहे हो। अब जरा ध्यान देखो, इसको क्वाड्रेटिक की तरह समझो, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, देखो 2 sin स्क्वायर अल्फा, अगर मैं इसको -3 sin अल्फा cos अल्फा को
-2 साइन अल्फा कॉस अल्फा में लिखूं और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा लिखूं और प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फा है ही यहाँ पर बराबर 0। ध्यान से देखो, इन दोनों को मैंने स्प्लिट करा है, सिंपली समझ लो, मैंने स्प्लिट कर दिया है। तो अब यहाँ से मैं 2 साइन अल्फा कॉमन ले सकता हूँ। हमने इसको एक्चुअली में साइन अल्फा में क्वाड्रेटिक समझा था, तो साइन अल्फा यहाँ पर बचा, देखो 2 साइन अल्फा कॉमन लिया, दोनों में है, तो यहाँ साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बच गया। अब सुनो, माइनस कॉस अल्फा क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, देखो यहाँ भी कॉस अल्फा, यहाँ भी कॉस अल्फा, तो माइनस तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच गया साइन अल्फा। ये देखो ये साइन अल्फा बचा, ये प्लस में से माइनस निकाला, 2 माइनस होता है ना, 1 माइनस बच जाएगा, और यहाँ पर कॉस अल्फा से कॉस अल्फा निकाला तो 1 कॉस अल्फा बराबर 0। अब यहाँ देखो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ भी ये, यहाँ भी सेम चीज़, तो कॉमन ले लेंगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बच गया, 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर 0 है। अब दो चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, या तो ये 0 होगा या फिर ये, यानी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0 हो सकता है, या 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0 हो सकता है। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा होगा, इस साइन अल्फा को उधर भेज दो, 1 बराबर कॉस अल्फा बाय, देखो डिवाइड किया, ऐसे माइनस में नहीं भेजा, डिवाइड किया, तो कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कॉट अल्फा। आपको कैसा क्यों किया सर आपने, तो कॉट अल्फा तो पूछ रहा है, तो कॉट अल्फा कितना निकला यहाँ से कॉट अल्फा इजकल टू 1 मिला, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 साइन अल्फा इजकल टू कॉस अल्फा, उधर भेजो कॉस अल्फा, फिर से दोनों तरफ साइन का भाग लगाओ, भाग लगाते इधर 2 बचेगा, इधर कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, तो ये भी हो गया ना कॉट अल्फा। देखो साइन से भाग लगाता है, दोनों तरफ भाग लगाया मैंने, ये तो गया, इधर आगे कॉस बाय साइन, कॉट होता है, तो कॉट अल्फा का मान 1 मिला, कॉट अल्फा का मान 2 मिला, कॉट अल्फा 1 और 2, 1 और 2, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। यहाँ से देखो कॉट अल्फा 1 भी मिला, 2 भी मिला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या कह रहा है, द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए बी सी एंड डी। तो हमसे एक्स वाई का ऑर्डर पेयर पूछ रहा है, क्या होगा। देखो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ऑर्डर में है ना, फटाफट पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अब ध्यान देखना, पैरेललोग्राम समझ लो इसको, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए का कोऑर्डिनेट है, फटाफट लिख ले 1 2, बी 4 वाई, सी जो है ना सर वो कितना है x, 6 है। ऑर्डर में ना, इस वजह से लिख रहा हूँ ऑर्डर में, ऐसे उछल नहीं लिख सकते, एक तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब समझते हो, 2 बराबर बराबर भागों में बांट देना। मतलब अगर ये डायगोनल जहां पर कट किया, वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। यानी अगर मैं O कहूं तो O जो है ना AC का भी मिड पॉइंट है और OBD का भी मिड पॉइंट है। यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC जो है ना, वो मिड पॉइंट ऑफ BD भी वही है, क्योंकि डायगोनल जो होता है ना पैरेललोग्राम को, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल सकते हो क्या मिड पॉइंट फार्मूला से, x1 प्लस x2/2, तो 1 प्लस x/2, ये तो x कोऑर्डिनेट निकला, वह हो जाएगा 2 प्लस 6/2, ये हो गया। और इधर से निकालो, इसका निकालो BD का, तो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4/2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 प्लस y/2, 5 प्लस y/2। अब देखो ऑर्डर पेयर में बराबर, तो x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, ये पढ़ा होगा। तो यहाँ से 1 प्लस x/2 जो है ना, वो बराबर होगा 3 प्लस 4, यानी कि 7/2 के, 2 से 2 गया, तो यहाँ से x क्या मिलेगा, ये 1 को उधर भेजोगे तो 7 - 1, यानी x मिल गया 6। फिर यहाँ से y कोऑर्डिनेट बराबर करोगे, 2 प्लस 6, 8/2, और y कोऑर्डिनेट इधर है 5 प्लस y/2, 2 कट जाएगा, तो 8, ये 5 उधर भेजो तो -5 बराबर y, यानी y बराबर मिला 3, 6,3। देखो x 6 y 3, तो x y का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 6,3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए हो गया सर आपका आंसर। आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट लेना, जो करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब सुनो मेरे दोस्त, इन द गिवन फिगर
ये एंगल इसके बराबर दे रखा इस फिगर में, ये फिगर की बात की जा रही है, एंगल ACB और एंगल ADCDA, ये सब बोला उन्होंने, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर है और ये 8 सेंटीमीटर AC दे रखा, AD दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है BD क्या होगा। देखो हिंट मिल गया हमें मिला ये एंगल और ये एंगल बराबर ना। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल में एंगल C देखूं और इसमें एंगल D बराबर है और एंगल A दोनों में कॉमन है, मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ही करूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल AAC तो ADC। इस ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखो, एंगल A बराबर एंगल A दोनों कॉमन, देखो दिखाता हूं, ACB एंगल A, ADC एंगल A दोनों में कॉमन हुआ, क्या कॉमन हुआ, और एंगल ACB जो है वो एंगल ADC के बराबर। देखो एंगल ACB ये एंगल ADC ये तो दिया हुआ ही है कि बराबर है, देख लो कहाँ, ये रहा, दोनों बराबर ही दे रखा है, मैंने साइन से भी दिखाया है। तो अब जानते हो आप, दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो AA सिमिलरिटी से वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल तो हो गए सिमिलर सर, हो गए। ट्रायंगल ACB जो है वो सिमिलर हो गए ट्रायंगल ADC के। अब जरा देखो ध्यान से, मुझे क्या मिलने वाला है। मुझे AC का मान दे रखा है, तो मैं ऐसे, अब जानते हो दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होते हैं ना। तो अब मैं यहाँ से लिखूंगा AC पहले वाले से। देखो AC लिखा, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि AC का मान दे रखा है। AC तो इधर क्या बनेगा, पहला दूसरा, यहाँ भी पहला दूसरा, AD, AC बाय AD बराबर। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं AD, मैं क्या लिखूं AC लिखा हमने। अगर मैं BC लिखता हूं तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, मैं AB लिखता हूं तो बिल्कुल फायदा होता है सर मुझे। AB यानी पहला और लास्ट। कैसे मैंने देखा मुझे AD दे रखा, अगर मैं AB लिखता हूं उसमें BD आ जाएगा ना, मान लो ना आप BD x है तो x+3 होगा AB का मान। मुझे BC लिखने से कोई फायदा है ही नहीं, मैं क्यों लिखूंगा BC। तो AB मिला बाय पहला लास्ट लिखा, यहाँ भी पहला लास्ट, AB बाय AC हो जाएगा पहला लास्ट। अब देखो जरा ध्यान से, AC इंटू AC स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर AD इंटू AB हो गया, देखो अब AC दे रखा क्या 8 लिख दो, 8 का स्क्वायर इक्वल टू AD कितना दे रखा 3। सुनो AB कितना दे रखा, AB x, ये 3 और ये x, तो x+3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि AB होगा x+3, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, मल्टीप्लाई कर लो 3x+9, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यानी कि 3x+9 बराबर 64 है ना, 64 है, 9 को इधर भेजो, 3x बराबर 64 - 9 ये हो जाएगा 55। 3x यहाँ से x निकालोगे तो 55/3, इसको पॉइंट लिया तो कोई फायदा नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 55/3 मिल गया सर, मिल गया, यानी x ही तो BD था ना, BD मिल गया, 55/3 सेंटीमीटर तो होगा ही। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन डन। 31 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B। A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन लिखो। इक्वेशन नहीं लिखेंगे, पॉइंट निकालेंगे A और B का, क्योंकि सुनो ये A है ना, ये 8.45 दे रखा है। पहले देख लो क्या कह रहा है, वो समझो तो सही पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन दोनों लाइन को जो ज्वाइन कराता है उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद है ऐसे करके निकालता था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये लाइन होता था। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री बना रहा है। बाइसेक्टर मतलब क्या, आधा आधा। अगर मैं इसका नाम P रखूं तो AP और BP बराबर है, इसका मतलब P जो है ना AB का मिड पॉइंट है। तो मुझे ये जो है ना ये वाला लाइन, ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी का इक्वेशन निकालना है। तो हम करते क्या, ये पॉइंट P निकालते, जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो पॉइंट P से पास कर रहा है, यानी पॉइंट P को सेटिस्फाई करेगा, और पॉइंट P AB का मिड पॉइंट है। तो निकालो, कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 + x2/2 ना, 4 ± 2 यानी 4 ± 2/2 यानी 4 - 2/2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट 2/2 यानी 1 हो गया, और y कोऑर्डिनेट निकालो y1 + y2 5 + 3 8/2 4 हो गया। तो मिल गया मुझे, क्या मिला मुझे, P का कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट को चेक कराएंगे चारों में, जो सेटिस्फाई करेगा वही होगा इसका इक्वेशन, ठीक। तो इसको चेक करो, ऑप्शन A को,
क्या दे रखा 2x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0। तो x 1 है y 4 है, रखो रखो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 7 5 बराबर 0 पॉसिबल है क्या? ना, सेटिस्फाई नहीं किया। आगे बढ़ो, बी ऑप्शन फटाफट चेक करो। 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। थोड़ा सा खुद से भी ट्राई करो। 3 इंटू 1 प्लस 2 4 दे रखा है, y का मान माइनस 7। बस इस पॉइंट को रख रहे हैं इसमें, अगर इस पर होगा सेटिस्फाई करेगा। तो देखो 3 प्लस 8 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 तो 4 होता है ना, ये सेटिस्फाई नहीं किया, 4 बराबर 0 संभव नहीं है। ऑप्शन सी चेक कर लो, 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0 है, तो x का मान 1, वाई माइनस वाई 4 दे रखा है, तो ये हो गया 7 बराबर 0। तो 3 माइनस 4, देखो 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 7 बराबर 0, माइनस 8 0 के बराबर होता है क्या? पागल है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब देखो 3 ऑप्शन नहीं हुआ, चौथा तो होना ही, तो ऑप्शन तो हमारा ये होगा ही होगा। बस एक बार देख तो लो सेटिस्फाई कैसे करता है। दोनों तरफ सेम हो जाएगा, रखो 1 4, तो x के जगह पे 1 रखेंगे, y के जगह पे 4 रखेंगे, माइनस 7 बराबर 0। 3 प्लस 4 7 माइनस 7 बराबर 0, 0 बराबर 0 कर गया, सेटिस्फाई सर कर गया। यही है इसका इक्वेशन, 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 ही है। तो आप इसका कृपया स्क्रीनशॉट ले ले। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर में D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है ना BC का मिड पॉइंट है, मतलब ये जितना होगा ये भी उतना है। तो मान लो ना ये x है, मान लो ये x इतना दूर, तो ये भी क्या होगा x ही हो, क्योंकि D मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी CD और BD बराबर होगा। आगे कह रहा है वैल्यू निकालो cot y डिग्री बाय cot x डिग्री। ये बड़ा सा एंगल y दे रखा है, छोटा एंगल x दे रखा है, तो cot कह रहा है, इस फिगर में cot निकालेंगे, x डिग्री भी y डिग्री भी। तो निकालते हैं cot y डिग्री पहले। तो cot y डिग्री निकालने के लिए बड़ा सा एक ट्रेंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े एंगल ना है इसमें y। तो देखो कौन सा ACB एंगल ट्रेंगल ले रहा हूं, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, ये एंगल है तो इससे जुड़ा हुआ साइड बेस कहलाएगा, यानी कि AC बाय परपेंडिकुलर BC। तो AC तो AC को मैं बेस कह देता हूं, और BC हमारा x प्लस x 2x होगा क्या, पूरा 2x। तो ये निकले cot y। अब निकाल लो छोटे ट्रेंगल में cot x डिग्री। देखो यहाँ 90 डिग्री है ना, इसलिए हो रहा है ऐसा। ये देखो एंगल x है, तो ये ACD में, तो ये हो जाएगा बेस इसका AC, बेस हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा CD। तो AC तो रहने दो, AC को, हाँ हमने बेस बोला है, AC को B बोला है, बेस है, और ये CD हमारा x है। अब देखो उन्होंने क्या बट्टा किया ना, तो हम भी बट्टा कर देते ना, हम भी बट्टा कर देते, क्यों हम पीछे रहेंगे। cot y डिग्री बाय cot x डिग्री कह रहा है, तो हो जाएगा b बट्टा 2x, b बाय 2x बाय b बाय x। सुन लो b बाय 2x है, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा बाय b से b कटा, x से x कटा, क्या हुआ 1 बाय 2, मतलब 1:2, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी है सर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 33 के देखो, कह रहा द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13, नंबर क्या है 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई, यानी वो सबसे छोटा नंबर कौन है जिससे मैं 1/13 में मल्टीप्लाई कर दूं, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा उसका वो टर्मिनेट करेगा 2 डेसिमल प्लेस के बाद। देखो एक बात तो समझ लो, 13 नीचे होना नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने की बारी आई ना, तो मुझे 13 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 13 कट जाए। और दूसरी बात 2 प्लेस के बाद खत्म होगा ना, तो वो तो 100 ही करा सकता है भाई साहब 100, क्योंकि आप जानते हो यदि मैं 15/100 लिखूं तो ये 2 जीरो होने के कारण ये 0.15, देखो 2 प्लेस का टर्मिनेट हो रहा है, एग्जाम्पल से समझाया। अब देखो यही वो नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, ये वो सबसे छोटा नंबर है, ये ध्यान सुन लो। तो 13 कटा 1/100 0.01, 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है ना, तो 13/100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों? क्योंकि नीचे 13 होता तब टर्मिनेट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 और 5 जैसा नहीं है, ये कुछ और ही है। तो 13 कटाना ही पड़ा, इसलिए ऊपर करना पड़ा। 100 2 प्लेस टर्मिनेट करेगा ना, 2 प्लेस बाद, इसलिए 100 को लाना पड़ा। तो 13/100 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए से। देखो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर मैच कर रहा है, यानी कि 13/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको कृपया नोट कर ले। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है साइड्स AB एंड B ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट B आर लेंथ
16 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। देखो ए बी है 16 सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री है, ट्रेंगल ए बी सी जो राइट ट्रेंगल है उसमें एंगल बी 90। तो कह क्या रहा है आगे, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, यानी सबसे बड़ा स्क्वायर जो पॉसिबल है वो एफ डी जी बी है, जो इंस्क्राइब्ड हो सकता है इस ट्रेंगल में, उसका हमसे पूछा जा रहा है साइड क्या होगा, उसका साइड बताओ। यानी कि आप देखो बी जी, चूंकि बी जी डी एफ एक स्क्वायर है तो एफ बी बी जी डी जी एफ डी सब बराबर है ना, तो इसी में से किसी एक साइड निकाल दो। वो पूछ रहा है क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। मान लेते हैं कि ये साइड जो है ना एक्स है, तो ये एक्स होएगा, ये भी एक्स होएगा और ये भी एक्स होएगा। अब देखो ये पूरा 8 है क्या है ना, तो ये कितना होगा, ये पूरा 8, ये एक्स, तो 8 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, अरे बोलो। फिर ये x दे रखा और ये पूरा 16 है, तो ये कितना होगा AF कितना होगा, AF 16 माइनस एक्स हो जाएगा क्या। देखो मैंने AF को लिखा, वहाँ जगह नहीं, इसलिए मैंने वहाँ लिखा, वो 16 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा AF, मतलब AF बराबर 16 माइनस एक्स और GE बराबर है 8 माइनस एक्स। ये एक स्क्वायर है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। अब सुनो, चूंकि यहां पर देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है और लाइन ये AB और DG दोनों पैरेलल है। तो जब भी लाइन पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया सर। फिर ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। ये दोनों ट्रेंगल को मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं कि ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को सिमिलर कर दूं। उस प्रोसेस में जैसे मैं सिमिलर करने के बाद जो रेशियो साइड का सेम करूंगा ना, उसमें x निकल जाएगा। देखो इन ट्रेंगल AFD एंड ट्रेंगल DGE, पहली बात तो एंगल F जो है ना वो एंगल G के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और एक बात सुन लो, एंगल A जो है इस ट्रेंगल में वो एंगल D के बराबर है, इस ट्रेंगल यानी GDE के बराबर है, यानी एंगल GDE हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, आप निकाल भी सकते हो, बाकी सारा थीटा वगैरह मारोगे ना तो उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। देखो ये अगर मान लिया मैंने इसको थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्यों, बड़े ट्रेंगल, ये 90 थीटा 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 तो ये थीटा होगा ना, देखो वैसे बराबर मिल गया मुझे। तो ये दोनों दो एंगल बराबर हुए ना, तो AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रेंगल हो गए सिमिलर, यानी कि ट्रेंगल AFD जो है ना वो सिमिलर हो गए सर ट्रेंगल DGE के। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा ना, लेकिन सेम करूंगा ऐसा जिससे जो मुझे मिले, जिससे कोई फायदा हो। जैसे AD और DCD करने से कोई फायदा नहीं, तो वो नहीं लूंगा। तो देखो यहाँ से AF कर सकता हूँ, यानी पहला दूसरा, तो इधर भी पहला दूसरा लो DG, AF बाई DG करस्पॉन्डिंग इसी को तो बोलते हैं। फिर FD चाहिए, हाँ FD, देखो FD x आ रहा है इसमें, तो FD यानी कि बीच वाला लास्ट वाला, यहाँ भी बीच वाला लास्ट वाला, FD बाई GE, ठीक है। समझ रहे होगे, आई होप कि समझ रहे होगे, ठीक है। AF कितना हुआ, AF कितना हुआ, देखो 16 माइनस एक्स, यहाँ भी लिखा हुआ है 16 माइनस एक्स। फिर DG कितना, ये तो साइड है, DG साइड है, x हो गया। आगे बढ़ो, FD x है, FD x है, साइड ऑफ स्क्वायर। GE कितना दे रखा, 8 माइनस एक्स, देखो GE 8 माइनस एक्स। बस कर दो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है। तो 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, और आगे x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लो, 16 8 जा 128 माइनस 16x माइनस 8x माइनस 24x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये कट गया, यानी कि 128 माइनस 24x बराबर 0 ना, 24x को उधर भेज दो, 24x। अब यानी कि 24x जो है ना वो 128 के बराबर, तो यहाँ से अगर x निकालते हो तो 128 बाई 24 होएगा। अब इसको क्या कर लो, 4 से कटा दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, ये 2 से कटेगा अभी, तो 16 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो 16/3। देखो x ही निकला ना, 16/3, 16/3, और x ही तो स्क्वायर का साइड है ना, तो मुझे वही तो पूछ रहा था, 16/3 यही है स्क्वायर का साइड जो निकला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं अब 35 की तरफ।
कह रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R एंड S। दे दिया पहले R और S पॉइंट बना ले ताकि आसानी हो देखने में। R -1,3, S जो दे रखा है ना वो है 9,8। 9,8 देखो क्या कह रहा है, पॉइंट P डिवाइड करता है इस लाइन को किस रेशियो में, K:1 के रेशियो में। मान लेता हूं कि ये पॉइंट P है तो K:1 रेशियो हो गया, यानी RP/PS जो है ना K:1 का रेशियो है। और कह रहा है पॉइंट P जो है ना इस लाइन पर लाई कर रहा है। वाह क्या बात है, पॉइंट P इस लाइन पर लाई कर रहा है तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ K। सिंपल काम करो, सिंपल काम करो, पहले क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालो। तो पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1x2 + m2x1, यानी P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, K × 9, तो 9K + 1 × -1, तो -1/K + 1, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट निकालो तो K × 8, 8K + 1 × 3 + 3/K + 1। और आगे कह रहा है, सुनो आगे कह रहा है कि ये पॉइंट P जो है ना वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। लाई करने का मतलब क्या होगा, सेटिस्फाई कराओगे। लाई करने का मतलब हुआ सेटिस्फाई करोगे, क्योंकि ये पॉइंट लाई करता है इस लाइन पे, इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x - y + 2 को सेटिस्फाई कराओ। तो x का ये x है ना, ये पूरा x रख दो x जगह पे, 9K - 1/K + 1 माइनस है, माइनस y कितना है 8K + 3/K + 1। अब +2 इधर रहा बराबर 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा, K + 1 होगा एलसीएम, क्योंकि सेम ही है तो सेम ही होगा। तो यहाँ तो कटकुटी वही रह जाएगा, 9K - 1, 9K - 1 होएगा, माइनस 8K + 3 ही होएगा। क्या समझ रहे हो, +2 × ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा K + 1 बराबर 0 तो है ही, तो ये उधर जाकर खत्म हो गया। एक बार लिख लेते, देखो 9K - 1 लिख लेते हैं पहले एक बार, -8K - 3, -8K - 3 अब +2K + 2, 2K + 2 बराबर 0। सुनो सुनो, 9K - 8K, K होगा K + 2K, 3K, जरा ध्यान से देखो, -3 - 1 -4 + 2 बराबर 0। तो यहाँ से K निकालोगे क्या होगा, ये 2 उधर गया, 2/3, 2/3। कौन सा ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, यस सर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 34, 35 कंप्लीट हो। आप कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 36 क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो, यानी ये फिगर की बात कह रहा है वो, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, साइड उसका 14 सेंटीमीटर है, विथ EFG एंड H, EFG एंड H आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD, यानी वो सब मिड पॉइंट है EFG H जो है इनके। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, यानी ये पोर्शन जिसको मैंने शेडेड किया हुआ ना, छायांकित किया, उसका एरिया पूछा जा रहा है। जब देखो सुनो, जब कह रहा है कि G मिड पॉइंट है तो ये 14, तो ये 7 7, इसलिए मैंने सारे को 7 लिख दिया, ये भी 7 7 7 7, ठीक है। अब सुनो कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे। जरा एक बात में, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि सर ये सेमी सर्कल है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बराबर एरिया ऑफ ऊपर वाला सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऊपर वाला सेमी सर्कल, जिसका रेडियस क्या होगा, यही ना रेडियस होगा, इतना दूर तो मिड पॉइंट नहीं, यानी R बराबर 7 हो गया, 7 रेडियस, ध्यान रखना इसका। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, पूरे देखो सुनो, ये जो है आधा स्क्वायर है ना, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर का आधा निकाल करके अगर मैं उनमें से ये दोनों व्हाइट घटा दूं तो ये वाला एरिया मिलेगा मुझे, समझ रहे हो क्या। तो प्लस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर जो ABCD है उसका /2 करो, तो HFCD एरिया आया, उसमें से ये वाला घटा दो, ये वाला नहीं 2 बार ना, तो माइनस इनमें से घटाना क्या, -2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो 90 डिग्री है ना, सर्कल का चौथा पार्ट माइनस 2 क्वाड्रेंट है, दोनों घटाना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्या ये बात समझ में आ गया होगा, नहीं तो बता देना कमेंट करके। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, ये देखो रेडियस 7 है ना, रेडियस तो 7 ही है, तो πr²/2 होता है ना, पूरे सर्कल के एरिया πr² उसका आधा हो जाएगा, πr²/2 प्लस, देखो ये ब्रैकेट कोई मतलब है नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि
14 साइड है उसका स्क्वायर बाय 2 आधा ले रहे हैं, माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के चौथे पार्ट के, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, इसका भी रेडियस 7 ही है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, देखो ये 2 कट गया, यहाँ 2 बचा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये रहा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये रहा, ये माइनस में ये प्लस में काट देगा, पूरे कट गया, तो 14 स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 बाय 2 ना, यही सिर्फ बचा ना, 2 7 जा 7 14 जा 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा सडेड पोर्शन का एरिया। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर सी हो गया सर। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। ये जो है देखो, एक सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सर्कल से बन रहा है, सबका रेडियस 1 सेंटीमीटर लेकर के बनाया। कॉन्ग्रुएंट बोलने का मतलब सबका रेडियस बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर सबका रेडियस है। आगे कह रहा है इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है वो, दैट द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल। देखो 2 सर्कल जहां कट कर रहे हैं वहां पर कॉर्ड बन रहा है ना, ये वाला ए बी ये कॉर्ड है, ठीक, ए बी ये लाइन जो है कॉर्ड है वो। कह रहा है कि आगे 2 सर्कल इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड का लेंथ यानी ए बी जो कॉर्ड है ना उसका लेंथ ही 1 सेंटीमीटर, तो हर जगह 1, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी सब जगह कॉर्ड का लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, देखो 1 2 3 4 डॉटेड रीजन, इनका टोटल एरिया पूछ रहा है। ये मान के चलो एज्यूमिंग दैट थिकनेस ऑफ द सर्कल इज नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल थिकनेस नेग्लिजिबल है, यानी कि उसको ये मोटाई मान के इग्नोर कर दो इसमें। देखो ये क्वेश्चन दिया गया, जानते हो ओलंपिक वगैरह चल रहा था, इस वजह से उनके दिमाग में आ गया, दे दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ से ओ ए और ओ बी तो रेडियस है ना, ओ ए और ओ बी रेडियस है, ये 1 सेंटीमीटर है और ए बी भी 1 है। इस ट्रेंगल ओ ए बी को देखो, ओ ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों 1, तीनों साइड बराबर ना, मतलब ये इक्विलेटरल हुआ, इक्विलेटरल होने के कारण ये हो गया 60 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये जो है कौन सा मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से, बड़े ही ध्यान से, ये जिसको मैंने अभी लिखा है, ये क्या एक सेगमेंट है इस सर्कल का? क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं? यस सर। कैसे निकालूंगा? इस पूरे के पूरे सेक्टर में से ट्रेंगल एओबी के एरिया घटा दूंगा, जो कि इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इक्विलेटरल ट्रेंगल का साइड 1 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो कैसे निकाल, देखो एक बस इसका निकालता हूं कैसे, सेक्टर ओएबी के एरिया ना, यानी कि क्या होता है थीटा बटा 3 60 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा तो 60 डिग्री हुआ, तो 60 डिग्री बटा 3 से 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना, चलो लगता हूँ एक बार आर स्क्वायर। ये किसका निकला अभी? ये निकला इस सेक्टर का, पूरे का पूरे। मुझे इस ट्रेंगल के एरिया घटाना पड़ेगा, तभी तो मुझे ये बता पाऊंगा मैं सेगमेंट का एरिया। तो माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओएबी, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, और इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए आप जानते होंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। एक बार सुनो अब ध्यान से, ये देखो 1/6 कट गया, 1/6 इंटू पाई, रेडियस है 1 ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड भी है 1, इक्विलेटरल ट्रेंगल ये भी 1 का स्क्वायर। ये क्या निकला एक बार देख लो, पाई/6 माइनस √3/4, ये क्या निकला? ये निकला एक सेगमेंट के एरिया। जो देखो यहाँ पर वो ऐसा ही सेगमेंट है ना, बिल्कुल इसके ऊपर, जिसको मैंने डॉटेड नहीं किया, देखो इस पे ये वाला जो है ये भी वैसा ही सेगमेंट है, तो 2 से गुना कर दो तो ये पूरा निकल गया, यानी ये पूरा निकल गया। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, इस पूरे में 4 से गुना कर दो तो ये चारों का निकल गया। एक का निकाल के 4 से गुना करो ना, चारों निकल जाएगा, चारों आइडेंटिकल है। फिगर में नहीं दिख रहा, हाथ से बनाया भाई, तो वो समझ जाना। तो ये निकला, यानी कितना, वो 4 2 जा 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या ऐसा है? नहीं, ये तो नहीं है, नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल ऐसा ही दे रखा, देख लो 8 इंटू, हालांकि मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें अगर नहीं दिया होता तो, लेकिन दे रखा है ऐसा ही। देखो 8 इंटू पाई/6 में √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर तो है ही, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा सर। आसान, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना टाइम खाया, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में कह रहा है इफ 2.5 आर द जीरोज ऑफ इतना px² + 5x + r, देन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो देखो हम क्या जानते हैं, 2 जीरोज दिया ना, मान लो अल्फा 2 है और बीटा हाफ है। इक्वेशन कौन सा है? px² + 5x + r बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हम जानते हैं ना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
माइनस बी बाय ए होता है। यहाँ पर पहले देख लो ए का मान क्या है पी, बी का मान क्या है, यहाँ से देखो 5 और सी का मान है आर। होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, जो वहाँ से कंपेयर कर लिखे। तो अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस बी बाय, अल्फा तो 2 है तो 2 प्लस हाफ बराबर माइनस बी कितना है 5, माइनस 5 ए कितना है पी, माइनस 5 बाय पी, यानी 2 2 जब 4 प्लस 1 5 बाय 2 बराबर माइनस 5 बाय पी। अरे ये तो 5 5 कटा, तो हाफ बराबर माइनस 1 बाय पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे p इंटू 1, पी बराबर -2, यानी p बराबर -2 वाला कोई ऑप्शन ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो प्रोडक्ट भी कर लेते हैं एक बार। अल्फा इंटू बीटा जानते हो होता है c बाय ए, लेकिन इधर अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है हाफ रख दो, और c कितना है r, a कितना है p, r बाय p हो गया, 2 हाफ कट गया, यानी 1 बराबर r बाय p, यहाँ से p बराबर r आया। वैसे भी जब रूट उल्टा होता है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों का जो होता है ना वो दोनों सेम ही होता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट r बाय p होता है, दोनों सेम होगा तभी 1 हो पाएगा। तो p बराबर r, और p तो -2 है ना, तो p बराबर r बराबर -2, दोनों -2 के बराबर हो गया, p बराबर r बराबर -2। ऑप्शन नंबर बी हो गया सर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट 39 की तरफ। कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस, यानी कि अगर इसका रेडियस r है, तो यदि इसका रेडियस r है तो सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है क्या, वो 100 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ से r निकाल लोगे क्या, 100 बाय 2 पाई। अच्छा मैं एक्स्ट्रा ही कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तो पहले पढ़ लेते हैं। इतना करने के बाद पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, ध्यान रखना 3.14 जैसा है वो। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, तो देखो एक सर्कल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, मतलब सर्कल का चारों वर्टेक्स जो होगा ना, सॉरी स्क्वायर का चारों वर्टेक्स जो होगा वो सर्कल पर ही होगा। देखो ध्यान सुना, मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ बन जाए तो समझ जाना यार। ये ABCD मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर होने की वजह से चारों साइड बराबर होगा, ये चारों एंगल 90 डिग्री होगा। समझ पा रहे हो, मैं इसको हटाता हूँ ताकि देखने में थोड़ा आसान लगे। रेडियस r है हमारा सर्कल के, ध्यान देना। देखो अब ध्यान से देखो, ये सर्कल का क्या है, सॉरी ये स्क्वायर का क्या है, ये डायगोनल जानते हो ना। तो अगर साइड मैंने a माना तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, AC हो जाएगा √2a, होता है ना, √2 इंटू साइड स्क्वायर का डायगोनल होता है। बट अब देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और 9th क्लास में पढ़ा होगा, बचपन में ही समझ लो पढ़ा होगा कि जब 90 डिग्री एंगल बनता है ना, जिसको बोलते हैं सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल इन द सेमी सर्कल 90। इसका मतलब ACB ये जो है ना, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब AC हो गया तुम्हारा डायमीटर यदि है तो उसी पर सेंटर लाई करेगा। तो ये अगर O हो गया तो ये OA रेडियस के बराबर होगा क्या, ये R तो ये भी R होगा क्या, यानी AC तो √2a भी और AC 2R भी है, तो ये दोनों बराबर होंगे ना। AC तो AC है ना, इसका मतलब ये √2a के बराबर भी है जब इसको स्क्वायर के डायगोनल की तरह समझोगे तब। और चूंकि ये एंगल 90 हुआ, इसका मतलब हमें पता चलेगा कि एंगल इन द सेमी सर्कल, यानी कि AC हो जाएगा डायमीटर, यानी √2a और 2R ये दोनों सेम ही है, ये दोनों AC ही तो है। और मुझे A ही पूछ रहा है ना, तो 2R बाय √2, 2R बाय √2, ये देखो 2 को मतलब 2 में क्या है, √2 इंटू √2 ना 2, और नीचे √2 है, ये R है, R का मान कितना है देखो 50/पाई, 50 बाय पाई, √2 से √2 गया 50√2 अच्छे से लिख देता हूं, 50√2 बाय पाई। ये क्या निकला, स्क्वायर का साइड जो इंस्क्राइब हुआ है सर्कल के अंदर में इतना सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा रेडियस जो है ना वो ये पेरीमीटर जो था ना वो सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया था। तो 50√2 बाय पाई, कोई ऑप्शन मैच कर रहा ना, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सर, मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। एंड नाउ हम लोग सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ये देखो ये ऑसम कॉम्बिनेशन है अलजेब्रिक लॉ जो पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ये क्वेश्चन माना जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ही। देखो क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, जब ये दे रखा और ये दे रखा, क्या दे रखा 3 टू दी पावर x प्लस y बराबर 243। ऐसे में पढ़ा होगा जब भी a टू दी पावर x बराबर a टू दी पावर y होता है तो x बराबर y होता है, बस बेस सेम होना चाहिए।
तो हमारा सवाल जब ऐसा बनता है तो हम क्या सोचते हैं, बेस सेम कर ले किसी तरीके से, तो पावर बराबर कर लेते। अभी तो बेस सेम है नहीं, मतलब इधर 3 बना सकते हैं। तो क्या कर, देखो 243 जो होता है ना, वो 3 की पावर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 87 3 जा 243 यानी 5, 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर x प्लस y हो गया। देखो बेस सेम हो गया, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से पावर बराबर, तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। आया एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला। अब दूसरा क्या दे रखा है, 243 टू दी पावर x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा, 3। देखो इस बार इधर 240, अभी हमने देखा 3 टू दी पावर 5 है ये, तो लिख देंगे 3 टू दी पावर 5 और उस पर पावर है x माइनस वाई, ठीक है। अब बराबर 3, दोनों पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 3, बराबर 3। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, तो देखो ध्यान से, इधर बेस दोनों में से, यहाँ पर पावर पूछ नहीं तो 1 तो है ही ना, तो फिर बेस सेम होने के कारण पावर बराबर करोगे तो बराबर 1, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना मिला, 1/5, यानी दूसरा इक्वेशन हमारा ये। देखो इसका पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को याद करो। ये a1 का, यहाँ से देखो अगर तुम लिखोगे a1 बराबर, ये ax प्लस by प्लस c के रूप में है ना, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर, इसको उठा के उधर ले तो -5 बनेगा। यहाँ से लिखो तो क्या मिलेगा, a2 बराबर 1, कंपेयर करें रेशियो को, तो वहाँ से हम a1 b1 c1 लिख रहे हैं, b1 बराबर -1, बस काफ़ी हो गया। देखो a1 बट्टा a2 करोगे तो 1/1 मिलेगा, b1 बट्टा b2 करोगे, सॉरी ये b2 है, b1/b2 करोगे तो 1/-1 मिलेगा, मतलब a1/a2 तो मिला 1/1 यानी 1, b1/b2 तो मिला 1/-1 यानी -1, वो बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखोगे C2 कितना हो जाएगा, -1/5 चला जाएगा, बट हमें जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, हमें दिख गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। और इस तरीके से आपका सेक्शन नंबर बी हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आप पूरा एंजॉय किए होंगे इस पूरे सेक्शन बी के सॉल्यूशन को, और यदि आपको कुछ बताना है ना तो आप कृपया कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। ओके बाय।